हेलो साथियों, मैं दिग्विजय एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल यूट्यूब चैनल जो है जियो क्लासिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। और जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग। और आप चूंकि ऑनलाइन तो चल नहीं रही है तो जल्दी से कह दिया, कोई बात नहीं, जो भी है आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स का मेजरमेंट, जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। इसमें पार्ट 3 होगा आज मेजरमेंट का। ये तीसरी क्लास है। आप सोच रहे होंगे पिछले काफ़ी दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इसके पीछे एक कारण है, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई थी। अभी भी पूर्ण रूप से मैं स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं आपके लिए, मेरी आपके प्रति, जो मैं निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। इसी को नज़र रखते हुए मैं फिर से आ गया हूँ, बल्कि अभी भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, ये मैं फिर से दोहराता हूँ। मगर ये आपका ही प्यार है जो मुझे यहाँ वापस ले आया, और मैं फिर से अपनी क्लास को आरंभ करूँगा। जो उसमें कोई कमी नहीं होगी, आप परेशान मत हो, बस अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। चलिए हम लोग आज क्लास आरंभ करते हैं। आप चूंकि थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मापन में जो आपके मात्रक होते हैं, लंबाई या दूरी के मात्रक कुछ होते हैं, कुछ वजन के मात्रक होते हैं वेट वाले, है ना। टाइम के भी कुछ मात्रक होते हैं, कुछ टेम्परेचर यानी ताप के भी मात्रक होते हैं। ऐसे कुछ मात्रक हैं जिनको हम चर्चा करेंगे, और बाकी के जो मात्रक होते हैं वो तो फिर हम आगे चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए देखते हैं। आर यू रेडी? यस ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आज जो है चैप्टर आपका रटने वाला ही है, इसमें मेरे को ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। तो देखिए दूरी का जो मात्रक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं दूरी में क्या आता है। दूरी में आता है जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सब जो मीटर वाले हैं यूनिट्स, इनको हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कुछ विशेष यूनिट्स हैं जिनको मैंने लिखा है। अब ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सारे मीटर नहीं लिखने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी यूनिट पर चलते हैं। जैसे आप सभी को पता है 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर, ये आप जानते हैं। 1 मीटर में, ये भी आप सभी लोग जानते हैं, दर्जी के पास जाते हैं कपड़ा सिलवाने तो 1 मीटर का कपड़ा नापता है। या आप क्या बोलते हैं, जब लाइट का वायर तार लेने जाते हैं तो वो मीटर के हिसाब से नाप के देता है, तो आप देख लेते हो मीटर में कितने मीटर है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में अगर पूछे कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आपको ये बात क्लियर है? ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे बात करें, अगर आप यहीं पे आपसे एक और सवाल पूछ ले, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? आप ये सवाल है, आप इसको जवाब देंगे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ेंगे। 1 मील, मील जो है आर्मी जो भर्ती होती है हमारी सेना, वहां पे आर्मी की जो दौड़ कराई जाती है वो 1600 मीटर की ही होती है। तो 1.6 किलोमीटर को ही 1 मील कहा जाता है, अर्थात वो दौड़ 1 मील की होती है। और जो 4 साढ़े 4 मिनट में मारता है उसको एक्सीलेंट दिया जाता है। आई होप आप सभी लोग ये बात जानते हैं, जानते हैं ना ठीक। एक नॉटिकल माइल, नॉटिकल को क्या बोलते हैं? नाविक मील यानी समुद्री मील। इसकी कुल दूरी होती है 1852 मीटर यानी 1852 मीटर, मगर हम लोगों ने किलोमीटर में ऐसे ले लिया है 1.8 किलोमीटर, एक नॉटिकल माइल। अगली यूनिट है एक परमाणु। अब चूंकि परमाणु जो होता है ये लगभग 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। वो जरा डस्टर उठाइए। हाँ, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ।
ये आप ऊपर का हो चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं इसको थोड़ा सा रफ करके दिखाता हूँ इस जगह पर। हालांकि ये यूनिट्स मैं बाद में दिखा दूंगा। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक, एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, आप याद रखें। एक और भी आपका आएगा माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर, चलो वो आगे भी लिखते हैं, 10⁻⁻⁶ होता है। फिर हम आगे चलिए। तो एक परमाणु आपने देखा एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। क्लियर हो गया आपका? जो नाभिक होता है, अब इसी परमाणु में ही तो एक नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है उसकी रेडियस जो होती है 1 फर्मी के बराबर होती है। एक फर्मी क्या है? एक यूनिट है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ये आप याद रखें, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। और आपको बता दें जो परमाणु का नाभिक होता है वो इतना ही बड़ा होता है 10⁻15 मीटर। एक कोशिकीय त्रिज्या जो सेल होती है, सेल की रेडियस कितनी होती है? कोशिका आपने पढ़ा है, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ह्यूमन, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक, कोशिका जो है मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह बायोलॉजी की बात है। तो उसकी रेडियस कितनी होती है? 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन। ठीक, माइक्रोन का साइन यू की तरह बनता है, ऐसे 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। और इसी को माइक्रोमीटर भी कहते हैं। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। एक अणु जो होता है, एक अणु की रेडियस क्या होती है? एक अणु होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। अब नैनोमीटर कितना मैंने अभी बताया, 10⁻9 मीटर। तो ये रहा आपका 1 नैनोमीटर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ ऑफ द लाइट कितनी होती है? आप सभी लोग जानते हैं 390 नैनोमीटर। अगर हम नैनोमीटर में लिखें 390 नैनोमीटर। अगर हम एंगस्ट्रॉम में जाते हैं, एंगस्ट्रॉम में अगर हम चले तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है एक वेवलेंथ, एक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। ठीक, ये आपको लिखा है 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। नैनोमीटर की रेंज होती है। ठीक, वेवलेंथ एक सिंपल नहीं होती, इसकी एक रेंज होती है। अगर एंगस्ट्रॉम में जाओगे एक 0 बढ़ जाएगा। अब यहीं से आपसे एक सवाल है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर? आप इसका जवाब कमेंट में देंगे। क्या मैंने पूछा? एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर? 2 सवाल हो चुके हैं, एक ये और एक यहाँ पे। आपको इनके जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं सवाल लिखे देता हूँ इधर। एक एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर कितने हैं? आप इसका जवाब देंगे। ठीक है, अगला सवाल, एक फैदम क्या होता है? एक्चुअली फैदोमीटर जो होता है वो समुद्र की गहराई मापता है, यानी डेप्थ ऑफ द सी मेजर की जाती है किससे? फैदोमीटर से। क्या बोला मैंने? फैदोमीटर समुद्र की डेप्थ मापता है, डेप्थ गहराई। तो एक फैदोमीटर बराबर कितना होता है? 6 मीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है। ये रहा फैदोमीटर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स लिख के आई हैं, ये पता नहीं कब पूछी जाती हैं, वैसे अगर नहीं भी पूछी जाए लेकिन यहां से 100% संभावना है कि सवाल आता है। एक खगोलीय दूरी यानी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। आप पॉजिटिव में आ चुके हैं, 10⁻11 मीटर ये रही एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये रहा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पारसेक होता है। यानी प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष का भी 3.26 गुना, प्रकाश वर्ष का 3.25 गुना जो होता है वो पारसेक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? आप क्या बताओगे? दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। कितना? एक पारसेक बराबर, अगर यूनिट में निकालें तो मैंने बताया 3.25 गुना होता है प्रकाश वर्ष का, तो आप मल्टीप्लाई कराओगे 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर इंटू 3.26, आपका वैल्यू निकल के आएगी लगभग 3 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, जो कि ये रही। आप देख पा रहे होंगे, मैं अलग से भी लिख देता हूं, 3 इंटू 10 की पावर 16 मीटर बराबर एक पारसेक। ये है, तो ये रहे आपके दूरियों के मात्रक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूं ताकि और चीजें मैं एडजस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे आते हैं हम लोग। द्रव्यमान के कुछ मात्रक देखते हैं। वेट के क्या होता है? जैसे मिलीग्राम, किलोग्राम, है ना, इसी तरह ग्राम, ये सब यूनिट्स होती हैं। 1 किलोग्राम आप सबको पता है 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। 1 पाउंड अच्छी यूनिट है, कई बार परीक्षाओं में, छोटी छोटी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। 1 कैरेट बराबर कितना होता है? 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, बल्कि होता है 0.205 ग्राम, बट आप 0.2 ग्राम याद रखेंगे, 0.2 ग्राम। ये अगर मिलीग्राम में कहेगा तो 1000 से गुणा करा देंगे, किसको? 0.205 मल्टीप्लाइड 1000। 1000 से जब गुणा करा दोगे तो आपका निकल आएगा मिलीग्राम में, और 205 मिलीग्राम होता है 1 कैरेट। ये रहा आपका। आपको बता दूं, आपको पता भी होगा, जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड होता है, लेकिन आप यूज कितना करते हो? 22 कैरेट। क्यों? क्योंकि सर 24 कैरेट लेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें गल जाएंगी, वो पूरा समझ नहीं पाता है। वो बाइट वगैरह जो बिस्किट आते हैं सोने के, वो होते हैं 24 कैरेट। आप सोचो जंजीर पहन ले 24 कैरेट की ये और बन गए माफिया, जॉन अब्राहिम की तरह टाइम लो। ऐसा नहीं होता, अगर आप पहले चलोगे गर्दन काट देंगे लोग। 24 कैरेट बहुत चमकेगा और संभलेगा नहीं, गल जाएगा वो। ठीक, उसके जेवर वगैरह बन नहीं पाते हैं, आभूषण बन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसमें कॉपर वगैरह थोड़ा मिलाया जाता है। आप देखिए एक AMU, ये आपको समझ में आ गई, 24 कैरेट यूज होता है। और आपका 24 कैरेट यूज होता है, और 22 कैरेट मैंने बताया ना आप यूज कर लेते हो, 24 कैरेट पूरा यूज नहीं होता। एक सवाल मैं पूछने जा रहा था आपसे, वही दिमाग में आ रहा था। 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशतता बताइए, क्या है? सवाल है मेरा, 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशतता, सोने की परसेंटेज बताइए। आप लोग मैथ पढ़ते ही होंगे, तो मैथ में आप 18 कैरेट की निकाल दीजिए। ठीक, अगर नहीं निकाल पाते हैं, इस सवाल को मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। बट अगर बता दोगे तो आपका नाम सबसे पहले क्लास में आते हुए लेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुछ नहीं, सबसे पहले आप ही का संबोधन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट कही जाती है।
परमाणु द्रव्यमान इकाई कितना होता है? 1.6725 होता है। हालांकि मैंने पूरा लिखा नहीं, आपने यही लिख दिया 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आप याद होना चाहिए। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 2 × 10⁻30 किलोग्राम। ये रहा, आपको याद होना चाहिए ये सब। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 ग्राम, 6 × 10⁻24 ग्राम। इसके बाद चंद्रमा का भी द्रव्यमान हो सकता है, पूछ ले। तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है यानी मास ऑफ द मून, ये पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 1/81 गुना है। 1/81 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू मास ऑफ मून। ठीक, तो चंद्रमा का द्रव्यमान आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत? यानी कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻24 अपॉन 81। ये किसका मास है? मून का। चंद्रमा का द्रव्यमान इतना होता है। ठीक, 1 कुंटल बराबर कितना होता है? इस टाइम गेहूं का सीजन चल रहा है, सभी जानते हैं 1 कुंटल बराबर 100 किलो। 1 मीट्रिक टन, जिसको टन बोलते हो, मीट्रिक का मतलब होता है हाई स्कूल की परीक्षा, यानी आप याद रखिए 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल यानी अगर किलो बताओगे तो 1000 किलो। क्लियर है? ठीक है, आगे आइए, आगे बात कर लेते हैं। द्रव्यमान की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द मास? चंद्रशेखर लिमिट। और गर्व है कि हमारे भारतीय हैं चंद्रशेखर जी, आपको पता होना चाहिए। 1.44 मल्टीप्लाइड बाय सूर्य का द्रव्यमान, यानी 1.44 इंटू 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। इतना यूनिट होता है चंद्रशेखर लिमिट का मान। ठीक है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि आपके समक्ष है, आप देख भी पा रहे हैं। ये रहा प्रोटॉन का द्रव्यमान। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? जस्ट 2 अंक ज्यादा होते हैं इसके, 1.675 और इसमें कितना है? 673। थोड़ा सा अंतर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास में। न्यूट्रॉन इंटू 10⁻⁻27 kg। अगला है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रहा। अच्छा, आप इसमें समझ रहे होंगे कि इसका 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg है, तो सबसे कम मास किसका होगा द्रव्यमान? प्रोटॉन का। इस भूल में ना रहिएगा, ये माइनस चिन्ह देखे हैं, फिजिक्स है, थोड़ा हिसाब से रहिए। माइनस में लगा है, इसका मतलब क्या है? सबसे भारी है, सबसे वेटेड प्रोटॉन है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है। इस चक्कर में ना रहिएगा इलेक्ट्रॉन सबसे वजन होता है ना भैया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बाकी आगे आएंगी चीजें बताऊंगा। ये भी आपका हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग समय के मात्रकों के बारे में। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते रहें, मैं थोड़ा सा और रफ कर दूं ताकि और भी चीजें कुछ आएंगी तो मैं उनको एडजस्ट कर पाऊंगा। ठीक, आगे आइए। समय के मात्रक। समय का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? कॉस्मिक वर्ष। एक कॉस्मिक ईयर बराबर होता है 25 करोड़ साल। आप ये देख पा रहे हैं, एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होता है 25 करोड़ साल। समझ लो, इतना बड़ा साल। हाँ, एक सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है समय का? इसको सैक बोलते हैं, SHACK, सैक। ये रहा सैक, SHACK, सैक। एक सैक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इतना माइन्यूट, इतनी, इससे तेज तो हमारी धड़कन धड़कती है, मतलब इससे धीमे। ठीक, -8 सेकेंड में आप जा रहे हैं, समझ सकते हैं। फिर अब ये सभी को पता है, एक नॉर्मल ईयर कितना होता है? 365 दिन, सामान्य वर्ष। लीप ईयर 366 दिन, जिसको अधिवर्ष कहा जाता है। एक सौर मास, सोलर मंथ,
जिसके बेस पर हमारा कैलेंडर चलता है। इसी पे हम बताते हैं कि हमारा जो अप्रैल चल रहा है 30 दिन का है। तो एक सौर मास 30 या 31 दिन का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। एक चंद्र मास कितने दिन का होता है? चंद्रमा वाले थोड़ा गति धीमी है, इसमें जो है मंथ की जो है डेट या टाइम थोड़ा घट जाता है। 27.3 दिन होता है। अब 3 दिन का मतलब क्या होता है? 8 घंटे, यानी 8 3 24, 8 3 24। तो 27 दिन 8 घंटे का होता है मंथ, या 27.3 दिन, आप जो कह पाए अच्छे से। बात क्लियर? ये दोनों तो आपको क्वेश्चन दिए थे अभी मैंने, ये आपको बताने हैं। तो ये भी हो गया। अब आ जाइए, कुछ टेम्परेचर की यूनिट्स मेरे को बतानी है, मैं वो भी बता देता हूं, फिर आप देख पाएंगे। आइए, ताप के मात्रक। ताप के मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं। ताप के मात्रकों में जो है आप देखोगे, हिमांक के बारे में सबसे पहले बात करें। हिमांक क्या है? हिमांक और क्वथनांक। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को हम लोग क्या बोलेंगे? मैं नाम लिख दूं, फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको बॉइलिंग। क्वथनांक को बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग वो पॉइंट होता है जहां पर चीज उबलने लगे। फ्रीजिंग क्या होता है? जहां चीज जमने लगे, यानी चीज क्या? पानी की बात हो रही है, ठीक। आपका ऐसी क्या चीज है? पानी भैया, पानी। तो अगर डिग्री सेल्सियस देखो होती तो 4-5 यूनिट है। डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट है, र्यूमर है, एक रीचर होती है, मैंने लिखा, सॉरी रीचर स्केल होती है। डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, ये 4 यूनिट यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक दो और होती हैं, लेकिन आपके लेवल को नहीं है, नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए उनको। फ्रीजिंग और बॉइलिंग बात करते हैं। डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट, यानी पानी किस टेम्परेचर पर जम जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा पानी जम जाएगा। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस आप कर दोगे, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे पानी भड़बड़ भड़बड़ उबलने लगेगा। फ्रीजिंग पॉइंट फारेनहाइट में अगर बात करें टेम्परेचर, तो 32 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाएगा, 32 डिग्री फारेनहाइट, तो जम जाएगी। अगर 212 डिग्री पहुंच गया है तो ये क्या होता है? बॉइलिंग होने लगता है, उबलने लगता है। ये बात आपको पता हो गया, ठीक। र्यूमर, इसको आर जो है, आर को हम लोग बोलते हैं र्यूमर। इंग्लिश में भी भैया र्यूमर ही बोलते हैं, ठीक। र्यूमर का फ्रीजिंग पॉइंट वैसे ही है जैसे डिग्री सेल्सियस का है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे र्यूमर में पानी जम जाता है, और बॉइलिंग में 80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होने लगता है र्यूमर। तो सबसे फास्ट है र्यूमर का काम बहुत तेज है। और डिग्री से केल्विन में बात करें, केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 373.15 बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी यहां भी 100 का डिफरेंस, यहां 80 का डिफरेंस, 180 का 100 का। अब यहां से कंक्लूजन निकलता है, सबसे बड़ा डिफरेंस किसका है? आप देख पा रहे हो डिग्री फारेनहाइट का कितना है? 180 का। और सबसे छोटा डिफरेंस कितना है? किसका है? डिग्री फारेनहाइट। सबसे छोटा है र्यूमर का कितना है? 80 डिग्री फारेनहाइट, 80 डिग्री र्यूमर का। तो मैं आपको बता दूं, सबसे तेज जो है बॉयल कौन होगा? सबसे जल्दी बॉयल कौन होता है? र्यूमर। और सबसे धीमे कौन बॉयल होता है? फारेनहाइट। बाकी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अगली क्लास में, 2-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वहां पे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, आप परेशान मत होइए। बात क्लियर है? ये बस अभी आप समझ लीजिए, ये सबसे तेज गर्म होगा, सबसे तेज, और ये सबसे धीमे। जब 180, जब 212 पे ले जाएंगे तब ये गर्म होगा, और ये भी बहुत जल्दी काम करेगा फटाक से। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। आगे बात करें, एक फार्मूला आपने बचपन से ही पढ़ा है, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर T/5। अब मैं एक सवाल आपको दे देता हूं, इससे भी रिलेटेड
आपने बहुत सारे किए होंगे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आप लिखिए 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलें। बाकी मैं अगली क्लास में ऐसे सवाल कराऊंगा। आपको करना कुछ नहीं, बस इन दोनों का रेशियो उठा लेना है, इसमें वैल्यू रख देना है, आराम से उत्तर आ जाएगा। एक होता है परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये क्या होता है? तो ऐसा ताप जिस पर वस्तु अचालक की भांति काम करने लगे, ठीक, या कुछ चालक बन जाए। हालांकि आप इतना मत जानिए, आप सीधे याद ही रखिए, क्योंकि ये सिलेबस इंटर का पड़ जाएगा, आपको इंटर का पढ़ना नहीं ज्यादा, मैं सॉरी फिजिक्स। परम शून्य ताप आप याद रखें 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन। नहीं, अब वहां पे मैं तुमको कंडक्टर वगैरह बताऊंगा, फिर नॉन मेटल मेटल सब गुजरना पड़ेगा, क्या फायदा। थोड़ा सा पढ़ो। परम शून्य ताप इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, 0 केल्विन। और आप सभी लोग जानते हैं केल्विन की वैल्यू कितनी होती है? 273.15 प्लस 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब ये चूंकि लिखा है वी नो दैट केल्विन इक्वल्स टू 0, तो केल्विन जब हम 0 करने जाएंगे तो ये भैया सेल्सियस यहीं रहेगा, ये इधर आएगी, वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। और निगेटिव में कितना आ रहा है? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आती है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। तो डिग्री सेल्सियस में मैंने बताया आपको परम शून्य ताप, केल्विन में बताया परम शून्य ताप, आपका फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर में आप हमको कमेंट में बताओगे परम शून्य ताप। आज मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन बोल दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पूरा। तो साथियों, मैंने आपको आज कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, करीब 7-8 सवाल हैं, और सारे ऐसे सवाल हैं जो आप कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है आप इनका जवाब देंगे अपने कमेंट बॉक्स में। मैं वेट करूंगा आपके जवाब का, ताकि अगले वीडियो में आपकी चर्चा, आपकी प्रशंसा कर पाऊं, और मुझे बहुत खुशी होगी। आपका कमेंट ही मुझे हौसला देता है आगे वीडियो और अच्छा बनाने का। तो प्लीज कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स, ठीक। और आप लोग थकिए हारिए नहीं, बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी हारने का कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, और आप उनको जीत का तोहफा ऐसा इनाम में दीजिए कि उनके मुख लज्जा से ढक जाए, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी थिंक पॉजिटिव, बी क्रिएट पॉजिटिव एंड बी गेट पॉजिटिव, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।